यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे? इस दुनिया की भीड़ में
जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा। हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुंचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है। इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा
उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ दिशा? क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वह ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित इसमें खून है। मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो, वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी। वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है। तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया। तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं और चुड़ैल
हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ये गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली है? भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर, जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी? आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती, फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो? नहीं नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही, वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है, खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है, आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं?
ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी, ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये। ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुक्का छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है, तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ, खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। ए, चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू, लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया।
तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है। तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे। वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। जो डराएगा वो मारा जाएगा। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणित को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है?
वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणित फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणित उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणित डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणित भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणित वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी पर प्रणित वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणित डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणित खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणित उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई प्रणित उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहाँ तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत,
अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो।
तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी। हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा। और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए। भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।